दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर आस्क्ड एमसीक्यूज ऑफ यूपीएससी सीसेट। आप सभी को मालूम होगा कि हमने इस चैनल के ऊपर जेकेपीएसआई जो आने वाला एग्जामिनेशन है उसकी कुछ हद तक तैयारी करना जो है वो शुरू कर दी हुई है। डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको 4 से 5 वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर चुका हूं। मैंने वहां पर डिफरेंट टाइप की जो डीआईज है वो आपको बताई कि एग्जाम्स में किस तरह की डीआईज पूछी जाती है और आपको हर एक टाइप के ऊपर प्रैक्टिस जो है वो करवाने की कोशिश की मैंने उन डीआईज में। आई होप कि डीआई के ऊपर आपका हाथ जो है वो किसी हद तक बैठ चुका हो। ऑलरेडी मैं ये भी बता चुका हूं आपको डीआईज के अंदर कि एक स्टूडेंट को नॉर्मली परसेंटेज रेशियो और एवरेज से डील करना आना चाहिए और उसे ये पता होना चाहिए कि डाटा इंटरप्रिटेशन में डाटा को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, पिक कैसे करेंगे। बाकी सॉल्व करना तो आसान ही है। तो ये सब सिनेरियो था पिछली वीडियोस का। आज जो मैं आपके लेक्चर लेकर आया हूं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन सिर्फ ये है कि मैंने आपको हमेशा बोला है जेकेपीएसआई का साल 2017 का जो पेपर था वहां जो 19 टू 20 क्वेश्चंस रीजनिंग एंड मैथ्स के पूछे गए थे वो पूछे गए थे यूपीएससी के सीसैट साल 2015 या आई थिंक 16 के एग्जाम में से। तो 2015 या 16 का जो यूपीएससी का सीसैट का एग्जाम था कुछ क्वेश्चंस 14 के भी थे। यूपीएससी के सीसैट के एग्जाम्स को कॉपी पेस्ट किया जेकेपीएसआई 2017 में वो सवालों को डाला। ऑलरेडी ये भी सिलेबस जो आपको मेंशन किया है जेकेपीएसआई में ये भी तो आपको पता है कि यूपीएससी सीसैट की एग्जैक्ट कॉपी है। इट मींस कि आपको एग्जाम्स में जो सवाल देखने को मिलेंगे बहुत हद तक वो यूपीएससी के सीसैट के प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि पता है जेकेएसएसबी को कि जो सिलेबस दिया गया है वो जेकेएसएसबी के द्वारा नहीं दिया गया, वो होम डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया और होम डिपार्टमेंट ने टोटल कॉपी किया है यूपीएससी के सिलेबस को। ठीक है, सीसैट की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको उसके सवालों को देखना पड़ेगा ताकि एग्जाम्स में आपको ऐसा ना लगे यार ये सवाल हमने कभी देखे नहीं है, थोड़ा उससे गो थ्रू होना पड़ेगा। इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी आपको उन सवालों के अंदर से लेकर जाऊं, मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी नॉर्मली सीसैट में जो सवाल पूछता है वो उनमें उसके पूछने की क्षमता कैसी होती है, किस तरह से न्यू क्वेश्चंस को यूपीएससी जो है वो फ्रेम आउट करता है, आपके सामने खड़े लाकर कर देता है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि एग्जाम जब आप देने बैठोगे आपको उस समय ऐसा लगे यार ये क्वेश्चन जो मैंने देखा ही नहीं है कभी, ये तो पता नहीं कैसे करना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर आपको ऐसा सवाल डाल दे जो सॉल्व नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है वो सॉल्व तो हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहां पे खड़ी हो जाती है कि यूपीएससी सीसेट करता ऐसा है वो न्यू क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करता है जो किसी किताब में देखने को मिलेंगे नहीं। और अगर आपने उस तरह के सवालों को कभी देखा नहीं होगा, चाहे वो सवाल आसान हो, एग्जाम में पैनिक करने की वजह से उन चीजों में इंसान स्टूडेंट गड़बड़ी कर देता है। तो अगर हम इन क्वेश्चंस से गो थ्रू हो जाएंगे, हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाएगा अच्छा इस तरह के सवाल भी फ्रेम कर सकते हैं, तो कल को जब एग्जाम देने बैठोगे आप ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड होगे कि यार ये सवाल जो है ये उन्होंने नया तरीके का फ्रेम किया होगा, कोई बात नहीं मैं रीड करता हूं, मैं समझता हूं ये सवाल के अंदर क्या पूछना है चाहता है एग्जामिनर, और आप सॉल्व कर पाओगे। अभी तक मुझे लगता है मैंने 2 से 3 मिनट जो अभी तक भाषण दिया है वो सिर्फ इसलिए कि ताकि आप अपने माइंड में ये सेटअप बना चुके हो इस समय तक कि भाई मुझे यूपीएससी के सीसेट के पिछले सालों के क्वेश्चंस जो है वो देखने होंगे, समझने होंगे, फिर चाहे यूट्यूब पे सर्च करो, बुक्स लो, जो मर्जी करो, बट उससे गो थ्रू होंगे। पीएसआई के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, जो कोर्सेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, मैंने उनके दिमाग में ये चीज 1000 बार बोल के और घोल के डाल दी हुई है, इसलिए उनकी प्रैक्टिस इस समय तक इस तरह की हो चुकी है कि मुझे पता है जब एग्जाम देने बैठेंगे आराम से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप भी सब ऐसा करो। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 8 से 10 सवाल। ये सवाल 2018, 17 और 16 और 15 में पूछे गए हैं। ठीक, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम मिसलेनियस सेक्शन। Miscellaneous means what? It means these questions are not from a particular chapter like percentage, average, ratio. These are not from those chapters. ये ऐसे ही फ्रेम कर दिए जाते हैं सिर्फ आपकी जनरल मेंटल इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, क्या क्षमता है आप में इन सवालों को सोल्व करने की। तो ये उस तरह के सवाल है, हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, वी आर नॉट स्टडिंग एनी ऑफ द चैप्टर। हम सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखने की क्षमता रखना चाहते हैं और ये सवाल आपको मदद करेंगे वो चीज रखने में। तो उतार लीजिए सवालों को, फिर हम करते हैं नोट। पहले सॉल्व करेंगे फिर नोट करेंगे। तो क्वेश्चंस उतार लीजिए फिर आते हैं सॉल्यूशंस पे। देखो भाई, अभी जो मैंने 4 मिनट लिए ये सब बोलने के लिए, मैं बता दूं ये फ्रूटफुल रहेंगे अगर आपने मेरी बातों को समझा
और देख लीजिएगा जब आप एग्जाम देकर आओगे, एग्जाम में पेपर आपके सामने होगा, मेरी बात जरूर आपको याद आएगी। मैं बोलता हूँ यूपीएससी सीसेट के पिछले सालों के सवालों को देखो, ठीक है। एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी कोर्सेज में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिखाया। आप सभी भी जाके विंग्स ऑफ उड़ान की एप्लीकेशन पे वो कोर्स जो अगर देखना चाहो फुल फ्लेज्ड कम समय पे देख सकते हो। और ये जो सवालों मैंने लिए हैं अभी, इनको हमने जेकेपीएसआई की टेस्ट सीरीज में भी डाला हुआ है। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज ली हुई है, वहां पर देखने के बाद भी आपको ये सवाल अगर देखोगे उस समय अगर नहीं हुआ सॉल्व, अब होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सम। एक सम दिया गया है आपको और बोला जा रहा है इसको कंसीडर करो और इस सम में आपको बताना क्या है। ये जो डॉट का मतलब है वो क्या है, डॉट स्टैंड्स फॉर व्हाट, डॉट किस मतलब से यहां यूज किया, डॉट की जगह क्या चीज आनी चाहिए, कौन सा डिजिट आना चाहिए। ये यूपीएससी सीसेट 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया है। तो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा डॉट की जगह क्या आएगा। आपको एक एक करके ऑप्शन को यहां पे फिट करना पड़ेगा, तभी समझ आएगा कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। यानी कि मान लो अगर मैं बोलूं डॉट की जगह 4 हो, तो वो 4 यहां भी होगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी एंड यहां भी। बीच में आपको इक्वल टू दिख रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में इन डॉट्स की जगह जब 4 डालोगे, प्लस करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है राइट साइड में भी वो नंबर 214 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आपने यहां डॉट की जगह 4 डाल दिया होगा। तो ये 214 बन गया ना। तो जहां पर अगर ये 214 बन रहा है, ये भी ऐड करके 214 बनना चाहिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ये चीज सेटिस्फाई होगी वो आपका आंसर है। देखो अब आपकी मर्जी है, आप एक एक डिजिट को उठा के डाल के चेक भी कर सकते हो, और अगर आप हिट एंड ट्रायल से जल्दी से चेक करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। देखो अगर मैं 4 डालूं, खुद सोचो, ये 4 बनेगा, ये 14, 24, 43, 41, ये 214। अगर मैं रफ वर्क करूं, रफ वर्क 41 है ना, मैं इसको 40 मान के चलता हूं, 40 इसको भी 40 मान लेता हूं, 43 ये 40 मान लेता हूं, 40 और 40 80 और ये 24 है, यानी 94, सॉरी 104 और ये 14 था ना, कितना हो गया यार, 104 प्लस 14 118, और ये 4 और 122, और जो हमने यहां से छोड़े थे उनको भी ऐड कर लो, यानी ये तो 150 भी क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये 214 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये 4 ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको रफ वर्क करके बता रहा हूं। अगर आप 5 को डालने की कोशिश करोगे, देखो ये 5 बनेगा, ये 15, 25, 53, 51, ये 215। रफ वर्क करूं, 50 और 50, 100 और 25, कितना हो गया, ये 50 मान लेते हो, ये भी 50, 100 और 25, 125 और 15, 140 और 5, 150 के करीब बन रहा है ये भी। यहां मुझे 215 चाहिए, यानी ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके जल्दी कर सकते हैं सॉल्व। आइए मैं आपको 6 को डाल के देखता हूं। देखो अगर मैं डॉट की जगह 6 डालूं, 6 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 63 प्लस 61, तो यहां भी क्या होना चाहिए, 216। अब चेक करो क्या ये चीजें सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। देखो 26 और 16 हो गया 42, 42 और 6 48, इन सबको ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, 48। ठीक है, 3 और 1 4, 6 और 6 12। तो अगर मैं इनको ऐड कर लूं, 124 में मुझे ऐड करना है कितना, 48। ठीक है, 8 और 4 12, 4 2 6 और 1 7, 172 मिल रहा है। राइट साइड तो 216 था। ठीक है, एक बार दोबारा ऐड करके देखना, हो सकता है कहीं ऊपर नीचे ना हो गए वो डिजिट, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन, नॉट द आंसर, क्योंकि मुझे ऐड करके 216 बनाना था, यहां ऐड करके तो बन रहा है 172। इक्वल तो नहीं ना हुआ, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो 6 भी नहीं है। और यहां से मुझे पता चलता है अगर 6 नहीं है हमारा ऑप्शन, 5 4 से छोटे हैं वो तो कभी हो नहीं सकते। तो यहां से हमें क्लियर आउट हो गया, ऑप्शन 4 यानी कि 8 यही हमारा सही जवाब है। अगर आप चेक करना चाहते हो, आइए मैं आपको चेक करके बताता हूं। देखो डॉट की जगह 8 डालूंगा अगर मैं, ये बनेगा 8 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 83 प्लस 81, राइट साइड बनेगा 218। इनको ऐड करो, देखो 218 बन रहा है या नहीं। देखो 18 और 28 हो गया 46 और 8 54, इनको ऐड करके बन गया 54। 3 और 1 4, 8 और 8 16, 4 और 4 8, 16 और 5 21, यस 218। राइट साइड भी 218 पड़ा था, यानी कि ऑप्शन ये वाला 8 ही बिल्कुल सही है, जिसको मैं डॉट के रिप्लेस करके
इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा पा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपको, आप उतार लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रीड करो अपने एंड पे, आप करो, शाबाश। देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। कह रहा है एक सर्कल है, चलो मैं सर्कल बना के रख लेता हूं, इस तरह से एक सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। इसने बोला इस सर्कल पे 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं जो इसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता क्या है। तो दोस्तों सर्कमफ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये पूरी लाइन, इसी को सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। बोल रहा है इसके ऊपर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं बनाने की भी कोशिश कर दूं ना, ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लगभग इस तरह से होगा वो। मान लो एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, ठीक है, एक यहां ले लिया 2, एक यहां ले लिया 3, एक ये ले लिया 4, ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बना के बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए। इक्वली स्पेस बने या नहीं बने, उन्होंने जो बोला उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये बोल रहा है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट छोटे हो गए बड़े हो गए, सब आपको समझाने के लिए बोल रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग द सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स ऑन द वर्टिसेस एज द वर्टिसेस। पहली बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। देखो अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, कुछ इस तरह से, किस तरह से, ये अभी जो मैं बनाने लगा हूं कुछ इस तरह से, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, यानी सारी साइड्स बराबर। तो एक ट्रायंगल को बनाने के लिए कितने वर्टिसेस की जरूरत हो रही है, 1 2 एंड 3, 3 वर्टिसेस की जरूरत पड़ रही है। यहां उसने हमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स बोले हैं, मैं इस पे लिख देता हूं। यहां उन्होंने मुझे बोले हैं 24 पॉइंट्स हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं, यानी एक दूसरे से सेम दूरी पर है। तो हमें एक इक्विलेटरल बनाने के लिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ रही है, 3। उसने बोला मैक्सिमम कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आप बना सकते हो इन वर्टिसेस की जरूरत पड़ने पे या इन वर्टिसेस का इस्तेमाल करके, समझ रहे हो। तो यार अगर मेरे पास 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट है और हर 3 पॉइंट की मदद से मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता हूं। अगर आप मेरे को बोलोगे सर बना के बताओ, तो ऐसे में एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बना के बता देता हूं। जस्ट एन एग्जांपल, इन 2 पॉइंट्स को जोड़ूंगा इस तरह से और इन पॉइंट्स को भी जोड़ता हूं, तो ये एक तरह की इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। वैसे ही अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ूं, इस तरह से बनाने की कोशिश करूं, एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। इन्होंने बोला कितनी बना सकते हो, देखो ये 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी हमें, एक ट्रायंगल बना, यानी 3 पॉइंट्स की वजह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। हमारे पास 24 पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, 24 को आप 3 से डिवाइड कर लो, यानी 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो हैं वो हम फॉर्म कर देंगे, ताकि जो 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं उनका इस्तेमाल हो जाए। तो राइट ऑप्शन इज 8। ओह, इसके ऑप्शंस जो है वो मैं उतारना भूल गया हूं, तो लेट मी चेक द ऑप्शंस एंड द राइट वन। फोर 6 8 12, the options are 4 6 8 12। तो कौन सा सही जवाब हो गया, ऑप्शन सेकंड जो है 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना सकते हो आप, ये सही जवाब हो गया। क्लियर है, ठीक है। आपको ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको फिगर बनाने की जरूरत है। ये देखो, ये यहां से मैंने इस फिगर को पूरा हटा दिया, फिगर भी बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। नॉर्मली आपको पता क्या होना चाहिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनता है वो कितनी पॉइंट्स की मदद से बनता है, 3 पॉइंट्स। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, जिनकी सारी साइड्स बराबर। साइड बराबर कैसे हो सकती है, जब इस पॉइंट की दूरी जो इससे है उतनी ही दूरी
इस पॉइंट की इससे हो, तभी तो जितना ये 5 सेंटीमीटर है अगर, तो ये भी तो 5 होगा और ये भी तो 5 होगा, यानी पॉइंट्स की दूरी आपस में एक जैसी होनी चाहिए, तब तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना पाऊंगा। समझ रहे हो ना मेरा बात? तो यहां पर 24 पॉइंट थे, 24 को 3 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 पॉइंट्स की मदद से बनता है। 24/3 इक्वल्स टू 8। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन 3, करिए रीड। Two persons A and B are running on a circular track। एक सर्कुलर ट्रैक है, चलिए बना लेते। इस तरह का एक सर्कुलर ट्रैक है, बना दिया भाई हमने। इस पे बोल रहा है दो पर्सन ए और बी जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। एट द स्टार्ट, जब शुरुआत हुई, बी इज अहेड ऑफ ए। अहेड का मतलब क्या हो गया? आगे। तो बी ए से आगे है, ठीक। एंड देयर पोजिशंस मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इनकी पोजिशन जो है ये सेंटर पे 30 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो अगर मैं पूरे क्वेश्चन को रीड कर लूंगा वन गो में तो मुझे याद नहीं रहेगा इंफॉर्मेशन क्या थी, तो जितना मैंने रीड किया पहले मैं उसको बना देता हूं। एक तो सर्कुलर ट्रैक था, मैंने बना दिया। इन्होंने बोला ए और बी दोनों जो है वो रनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर शुरुआत जब होती है ना रनिंग की, एट द स्टार्ट का मतलब जब रनिंग शुरू होती है, बी ए से अहेड है। चलो मैं पहले ए को कहीं बनाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने ए बना दिया। इसने बोला बी ए से आगे है, तो मैं एक एरो बना देता हूं जो कि डिपिक्ट करेगा कि ये किस तरह से भाग रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एक एरो बना दिए। तो बी पहले ही ए से आगे है ना, तो मैंने बी कहीं इस जगह बना दिया। ये लीजिए मैंने बी भी बना दिया। यहां क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने बोला है कि यार ए और बी की जो पोजीशन है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे। देखो सेंटर कहां होगा? यहां पर। अगर मैं ए को और बी को इस तरह से ज्वाइन करने की कोशिश कर दूं तो लगभग ये एंगल 30 डिग्री का बन गया मेरे पास। अगर मैं बी को यहां बनाता तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता, 90 का। यहां नहीं ना बनाऊंगा मैं, कहीं इस जगह बनाया है मैंने ताकि 30 डिग्री का एंगल शो हो जाए। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ठीक है। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर आपको इससे भी प्रिसाइज होना थोड़ा इस तरफ बना लेते। आओ मैं बना के बताता हूं आपको। एग्जैक्टली 30 डिग्री का बनाना है, तो ये लीजिए बी बन गया, ये आ गया एंगल 30 डिग्री का। क्लियर आउट? ऑलराइट। व्हेन ए रीचेस द पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, बोल रहा है जब ए डायमेट्रिकली बोला है, डायग्रामेटिकली नहीं बोला, डायमीटर से ये वर्ड बना है डायमेट्रिकली। जब ए पहुंच जाता है डायमीटर के ऑपोजिट पॉइंट पे, यानी किस पॉइंट पे पहुंचेगा ए पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे, है ना। यही तो होता है डायमीटर, जो सर्कल से टच होके सर्कल के सेंटर से टच हो रहा है और सर्कल को भी 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। डायमीटर यही होता है ना। उसने बोला जब ए पूरा घूम के यहां पहुंचता है, ही मीट्स बी, उस समय पे बी भी यहां पहुंच जाता है। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी? आपको ए और बी की स्पीड की रेशियो बतानी है। इफ दे आर रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड्स, अगर वो एक जैसी स्पीड से भाग रहे हैं। दोस्तों लगता है देखने वक्त कि ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का सवाल होगा, बट ये उस चैप्टर का सवाल नहीं है। अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। ये जिसको नहीं भी पता होगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में ज्यादा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पता होगा, सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वो स्टूडेंट भी इसका जवाब दे सकता है अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। नॉर्मली ये स्टूडेंट इस सवाल को छोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बोलेगा सर आपको तो रेशियो निकालनी है स्पीड्स की, पूरे सवाल में स्पीड की बात ही नहीं हुई, पूरे सवाल में टाइम की बात ही नहीं हुई, पूरे सवाल में डिस्टेंस की बात ही नहीं हुई, तो किस तरह से हम रेशियो निकालेंगे स्पीड की? तो ये चीज इसके ऊपर पकड़ बनानी है आपको। तो सुनिए, अब आप लोगों को एक पॉइंट समझ आ रहा है? देखो बी ने रेस यहां से शुरू की और ए ने यहां से शुरू की। ठीक है। बी पहले ही ए से आगे खड़ा हुआ था। ठीक है। कमजोर था ना, उसको ए ने बोला तू आगे चले जा यार, चल रेस लगाते हैं, तू आगे चला जा। अब बी यहां से भागने की कोशिश कर रहा है और ए यहां से भागने की कोशिश कर रहा है। जब ए यहां पहुंचता है उस समय पे बी भी यहां पहुंच जाता है। यहां पर इन दोनों की मीटिंग भी हो रही है। मैंने बी लिखा नहीं है, हो रही है मीटिंग। समझ रहे हो? आओ अगर आप लिखना चाहते हो तो ये लो लिख लिया। अब आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा, सर जितने वक्त पे ए यहां पहुंचा उतने ही वक्त में बी भी पहुंचाना यहां पे। उसने बोला ना कि जिस समय पे ए यहां पहुंचा है वो बी से मुलाकात करता है यहां पर, यानी उसी समय पे बी भी यहां पहुंच गया। तो यू कैन से दैट टाइम इज कांस्टेंट इन दिस ऑपरेशन। आप क्या बोल सकते हो?
टाइम कांस्टेंट है। हम बच्चों को एक पॉइंट तो हमेशा सिखाया जाता है, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि उसने बोल दिया कि टाइम जो है वो तो कांस्टेंट है, ये हट गया, यानी स्पीड की जो आपको रेशियो निकालनी है वो किस पे डिपेंड करेगी, अल्टीमेटली वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। स्पीड की रेशियो विल डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप खुद सोचो यार, दिमाग लगाने वाली बात है, स्पीड ए की ज्यादा होगी या बी की ज्यादा होगी, खुद सोचो। बी अभी यहां से यहीं पहुंचा था कि ए ने इतनी ज्यादा, ये दूरी ज्यादा है ना, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस था ना, ये भी कवर कर लिया और ए यहां पहुंच गया, यानी ए बी को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, तो स्पीड ए की ज्यादा होगी। क्या ये समझ आ रहा है? अगर ये समझ आ रहा है तो सोचिए, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, यानी कि आप बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, बाय ए, मैं यहां लिखता हूं, और सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, बट ये जो डिस्टेंस होगा ये किस में होगा, इन डिग्रीज, क्योंकि मीटर या सेंटीमीटर में तो बात की नहीं जा रही, यहां भी क्या होगा, इन डिग्रीज। चलिए हम काफी वहां चले गए, बड़ी इतना फर्क पड़ेगा नहीं सवाल में, जिनको जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ ए ने कितने डिग्री किया होगा भाई, ए यहां से यहां पहुंचा, स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री एंगल बनाती है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिग्रीज में बोल रहा हूं भाई, ये 30 डिग्री तो नहीं ना किया इसने, इसके आगे वाला किया है। अगर ये पूरा 180 है उसमें से 30 हटाओगे, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 150 डिग्री का, 150 डिग्री। अब ये जीरो कैंसल आउट हो गया, 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 5 15, यानी 6:5 विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी। और जो डिस्टेंस की रेशियो होगी, जो डिस्टेंस की रेशियो होगी वही स्पीड की भी रेशियो होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी 6:5। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है ना। ये एक ऐसा सवाल जो हमारे दिमाग को खोल रहा है, हमारे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा, एक बार नोट डाउन कर लो, मैं एक रिवीजन दे देता हूं क्विक वाली। ठीक है, तो एक क्विक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूं, जिनको समझ आ गया वो उस वीडियो को स्किप करो, थोड़ा सा आगे चलो, क्योंकि आपको समझ आ चुका है। जिनको नहीं आया आप रिपीट कर लीजिएगा। देखो, एक सर्कुलर ट्रैक था, ए और बी भागने की कोशिश करे, ए यहां खड़ा है, बी यहां खड़ा है, भाग रहे। जिस समय पे ए इस जगह पे पहुंच गया, बी भी यहां पहुंचा हुआ था, यानी दोनों ने टाइम तो सेम लगाया होगा यहां तक पहुंचने में। अब हमें तो पता ही नहीं है किस स्पीड से भाग रहे, कितना टाइम लगाया, क्या डिस्टेंस पता ही नहीं है ना, निकालनी हमें स्पीड की रेशियो। तो अब किस तरह से निकालेंगे, हमने देखा टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि जिस समय पे बी यहां पहुंचा, ए भी उसी समय पे पहुंचा। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड डायरेक्टली डिपेंड आउट कर रही है डिस्टेंस पे, और अगर बी यहां से यहां तक पहुंच रही है तो बी ने 150 डिग्री का एंगल कवर किया, और ए ने पूरा कितना किया, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री 150 डिग्री, यही डिस्टेंस की रेशियो, यही स्पीड की रेशियो, कैंसिल आउट किया 6 रेशियो, मैंने 3 से काटा था ना, 3 6 18, 3 5 15, 6:5 इज द ऑप्शन आंसर, जो कि बता रहा है रेशियो ऑफ स्पीड। क्वेश्चन 4 पे आओ, ये यूपीएससी सीसेट 2017 में पूछा गया है। हर सवाल के नीचे आप देखोगे, आपको पता चलेगा किस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, मैंने लिखा हुआ है। 17 में ये था, 18 में देखो ये पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स, आपको इन पैटर्न्स को समझना है और बताना है कि इस जगह क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे जहां बोला जाता है कि मिसिंग नंबर निकालो। ये मिसिंग नंबर मतलब नंबर सीरीज नहीं है, मिसिंग नंबर मतलब एक पैटर्न को समझना होगा और फिर देखना होगा उस जगह पे क्या आने वाला है। तो सोचो यहां क्या आ सकता है। अब जब भी मिसिंग पैटर्न के ऊपर सवाल आते हैं, मैं आपको बता दूं कोई ना कोई हिंट जो है वो सवाल में जरूर छुपा होता है। यहां वो जो हिंट है वो ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन क्यों डाली इन्होंने, ये चाहते तो ये लाइन ना डालते, सीधा ही नंबर्स लिख देते, तो हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। ये लाइन इसलिए डाली है आपको हिंट दिया जाए।
और हिंट क्या है आप खुद बता वो। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे 5 + 3 ऐड करके बताओ, चलो 3 नहीं 13 ऐड करके बताओ, ठीक है, तो दिख रहा है क्या ये, हाँ दिख रहा है, चलो 15 + 13 ऐड करके बताओ। नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, ये लाइन डाली सर आपने, नॉर्मली बच्चा ये लाइन डालेगा 5 + 3 8, 1 + 1 2, शायद ये लाइन भी डाल दे। यानी कि ये लाइन जब डलती है तो ये क्या बताती है कि इन तीनों का कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है, एंड दिस इज द रिजल्ट। और ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें रिजल्ट दे रहा है ना दोस्तों। मैं आप सबको एक पॉइंट बता दूं, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देख लीजिएगा, कुछ और हो ना हो कॉन्सेप्ट्स इतने बन जाएंगे आपके, ऐसे नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल सेशन रहने वाला है ये आप सभी के लिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स दी गई होगी मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स की, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन मी देयर आल्सो। तो आपको ये समझ आ गया कि ये 6 जो है ये रिजल्ट है ऑफ दीज नंबर्स, कोई ऑपरेशन लगा होगा इनके ऊपर। उसी तरह से 11 भी रिजल्ट है इन नंबर्स का, 16 भी रिजल्ट है इन नंबर्स का, और ये जो क्वेश्चन मार्क निकालने को बोला विल बी द रिजल्ट ऑफ दीज नंबर्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अरे अगर मैं 8 और 6 14 और 4 18 ऐड करूं 18 बनता है, यहां 6 है, ये कैसे आ गया, सोचना होगा ना। अब ये होता है हिट एंड ट्रायल। मैं सोच सकता हूं यार शायद 18 को 3 से डिवाइड किया हो, यहां 6 आया हो, तो आगे भी यही होना चाहिए। 10 और 5 15 और 6 21, 21 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं 7 आता है, यहां 11 है, कॉन्सेप्ट फेल्ड। नाउ यू हैव टू अप्लाई अ न्यू पैटर्न। और कुछ सोचो, और क्या सोच सकते हैं कि 6 कैसे आ सकता है, हो सकता है यही 6 उठा के यहां डाला हो, फिर तो यही 5 होना चाहिए, यहां है क्या, यही 7 होना चाहिए, यहां है क्या, नहीं है, कॉन्सेप्ट फेल्ड है। कुछ और सोचो, मुझे आंसर पता, मैं ड्रामा मार रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं मैं, ठीक है। चलिए और क्या हो सकता है, हाँ एक चीज समझ आ रही है, एक चीज समझ आ रही है। अगर हम ऐसा करें कि मैं 8 में इस 4 को ऐड कर लूं, क्या बोला मैंने, 8 में इस 4 को ऐड कर लूं तो बनते हैं 12, उस 12 में से 6 माइनस करूं 6 बन गया, बन गई बात, बन गई बात। 10 में 6 ऐड कर लूं बनता है 16, 16 में से 5 निकालू 11, यहां भी बन गई बात, यानी ये पैटर्न बैठ रहा है। 15 में 8 जोड़ूं 23, 23 में से 7 निकालूं 16, ये भी बन गई बात, ये भी पैटर्न बैठ रहा है। यानी 13 में 8 जोड़ूं 21 में से 4 निकालूं तो 17 मुझे लगता है शायद यहां होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पैटर्न इस पे फिट बैठ रहा है। 17 ऑप्शन में है क्या, राइट ऑप्शन में है, फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो गया। और मैं बताऊं आपको, ये मैंने अभी इसी सवाल में अचानक मेरे माइंड में आ गया, इस कॉन्सेप्ट से हो सकता है, बट रियलिटी में एक और कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर। क्या है वो सोचो, मैंने अभी कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने इस नंबर को इसके साथ ऐड किया, यानी 8 + 4 = 12, और जो आया उसको इससे माइनस किया मिडिल नंबर से, 12 - 6 = 6। वैसे यहां पर भी देखो 10 और 6 16, 16 आया ना, ये 10 और 6, उसमें से 5 निकाला 11, 15 और 8 23 में से 6 निकाला, सॉरी 7 निकाला तो 16, वैसे ही 13 और 8 कितना, 21 में से 4 निकाला तो 17 इज आंसर। एक और चीज भी है, वो क्या, 8 - 6, 8 में से 6 माइनस करूं तो 2 + 4 = 6, हालांकि घुमा फिरा के बाद वो एक ही आ गई, सेम आ गई। 10 में से 5 माइनस करूं 5 + 6 11, 15 में से 7 माइनस किया 8 और 8 16, 13 में से 4 माइनस किया 9 और 8 17, तब भी यही आ गया। यानी कि एक ही सवाल को करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, ठीक है। उतार लीजिए, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड द टाइम इज अराउंड 30 मिनट्स। दिस 4 क्वेश्चंस विल ब्लो अप योर माइंड, विल हेल्प यू टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि फ्रेम किए होंगे एग्जाम में, और नई तरह के होंगे, थोड़ा आइडिया मिल जाता है एक बच्चे को, और क्या। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा है साल 2017 में, ये पूछा है साल 2016 में। आइए रीड करते हैं क्या बोल रहा है। देखो ये दोनों क्वेश्चंस तो वीडियो में हमें करना ही पड़ेंगे। अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, बोल रहा है एक घड़ी है, जब 1 बजता है ना तो वो ऐसे बजती है एक बार, टन। हमारे पास घर में घड़ियां होती है ना, जब मेरे को पता मेरे घर में एक ऐसी घड़ी है, वॉल क्लॉक है, जब 5 बजते हैं ना
तो वो 5 बार टन टन करती है, टन 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 टन, ताकि मैं दूसरे रूम में बैठा हूं और मुझे 5 घंटियां सुनाई दे, मुझे पता चल जाए 5 बज चुके हैं। समझ रहे हो? वही ये बोल रहे घड़ी है, वो 1 बजे जब बजता है वो वंस एक बार स्ट्राइक करती है ऐसे टन। ट्वाइस एट 2 o'clock जब 2 बजते हैं तो 2 बार स्ट्राइक करती है, बिल्कुल मेरे घर जैसी घड़ी है ये, टन टन इस तरह। थ्राइस एट 3 o'clock यानी जब 3 बजते हैं तो 3 बार हिट करती है, टन टन टन। एंड सो ऑन, यानी 4 बजे 4 बार हिट करेगी, 5 बजे 5 बार स्ट्राइक करेगी, एंड सो ऑन। तो 11 बजे कितनी बार स्ट्राइक करेगी? 11 बार। टन 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 करते रहेगी ना, हमें बताएगी कि 11 बज चुके हैं। इफ इट टेक्स 12 seconds टू स्ट्राइक एट 5 o'clock, इसने बोला 5 जब बजते हैं ना, तो आपको पता है कि कितनी बार हिट करेगी? 5 बार। बट जब वो 5 बार हिट करिए कुछ समय लेगी ना, जब आज से बता रही है आपको टन 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 टन, 5 बार हुआ। बट ये जब मैं टन टन कर रहा हूं, ये करने में भी तो वक्त लग रहा है ना, तो वही उसने बोला कि यार उस वॉच ने 12 सेकंड लगाए हैं 5 बार टन 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 करने के लिए। अब आपको ये बताना है, बताओ वही वॉच कितना टाइम लगाएगी जब घड़ी में 10 बजे होंगे, तो वो स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगाएगी। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए जब 10 बजेंगे घड़ी में तो स्ट्राइक कितनी बार करेगी। नॉर्मली यूजुअली 10 बार, टन 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 ऐसे करते रहेगी 10 बार। और उसने पूछा बताओ जब 10 बार वो उसने स्ट्राइक करना है तो वक्त कितना लेगी 10 बार स्ट्राइक करने में। यार ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर हमें इसमें कुछ भी ना लिखना हो फिर भी मैं आपको सीधा जवाब बता सकता हूं। उसने आपको बताया 5 बजे 12 सेकंड्स लगते हैं, 5 बार स्ट्राइक करने में 12 सेकंड, तो 10 बार स्ट्राइक करने में यार 5 का डबल है ना 10, तो 12 का डबल कितना होगा 24। ये लीजिए 24 सेकंड्स, ये आपका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड। बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे भी हम इसका सही जवाब दे सकते थे, प्रोवाइडेड हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आप चाहते हो कि सर कैलकुलेशन करके मुझे बताओ, आइए वो भी देख लेते हैं। टाइम टेकन टू स्ट्राइक 5 टाइम्स, 5 बार स्ट्राइक करेगी ना, कितने बजे? एट 5 o'clock। कितना टाइम ले रही है? उसने बताया आपको 12 सेकंड। मैंने हमेशा आपको बताया है कभी भी कोई चीज आपको 5 टाइम्स यानी 5 बार बजने में बता रहा ना 12 सेकंड, तो कभी भी कोई चीज आपको निकालनी है तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक चीज कितने रुपए की आ रही है, यानी कि एक टाइम हिट करने में, स्ट्राइक करने में कितने सेकंड ले रही है। 5 टाइम स्ट्राइक करने में पता चल गया हमें। मैं ये देख लेता हूं, टाइम टेकन टू स्ट्राइक 1 टाइम, एक बार टाइम मतलब एक बार स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगी? 12 सेकंड डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ये 12/5 लिख लेता हूं मैं, ठीक है, ये टाइम्स यहां से हटा भी दूंगा तब भी चल जाएगा, 12/5 लिख देता हूं। ये क्लियर हो गया, क्योंकि 5 बार बजने के लिए 12 सेकंड लगा रही है तो यहां 1 रखने में 5 डिनोमिनेटर में आएगा। वैसे ही अब हमें 10 बजाने हैं तो कितनी बार स्ट्राइक करना है? 10 बार, यानी टाइम टेकन टू स्ट्राइक 10 टाइम्स। जब एक बार स्ट्राइक करने में इतना टाइम, तो 10 बार स्ट्राइक करने में इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, 5 2 10, 12 2 24, यानी 24 सेकंड्स लगेंगे 10 बार स्ट्राइक करने के लिए। और 10 बार स्ट्राइक करेगी कब? वो ऑब्वियसली करेगी 10 o'clock पे, यही तो उसने हमसे पूछा था, तो राइट ऑप्शन इज 24 सेकंड्स। तो आई होप इट गॉट क्लियर टू यू। ठीक है, समझ आ चुका आपको? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे ये पता हो कि 5 क्लॉक का डबल आ गया 10 क्लॉक, तो अगर टाइम डबल हो रहा है तो सेकंड्स भी डबल होंगे, 12 का डबल 24 सेकंड्स इज द राइट आंसर। उतारिए, वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बिना समय गवाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत लंबी वीडियो हो जाए और आप देखो ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है यूपीएससी सीसेट 2016 में। 30 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्सड इन 180 ml ऑफ वाटर इन अ वेसल ए। इसने बोला हमारे पास एक वेसल है ए, उसमें
30 ग्राम का शुगर डाला गया, चीनी डाली गई, ठीक है। बट वो चीनी कितने पानी में डाली गई? 180 ml के पानी में चीनी का घोल मिलाया है। फिर इसने बोला एक और वेसल है हमारे पास बी, है ना, वहां पर चीनी कितने ग्राम है? 40 ग्राम शुगर, और पानी कितना है? पानी इज 280 ml, ठीक है, पानी इज 280 ml। तो इट विल बी बेटर कि अगर मैं यहां पर शुगर लिखूं, ये आ गया शुगर, ये आ गया वाटर। देयर इज अनदर वेसल सी, 20 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्सड इन 100 ml ऑफ वाटर। वेसल सी में 20 ग्राम का शुगर है, मगर पानी कितना है? 100 ml का। अब इसने कुछ पूछा है आपसे, बताइए कौन सा वेसल में चीनी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा मीठा होगा। स्वीट की बात कर रहा है ना, स्वीटर की, तो ज्यादा मीठे की बात कर रहा है। दोस्तों आपकी मर्जी, आप चाहो इस क्वेश्चन को परसेंटेज में भी लाके कर सकते हो, तब भी आसान होगा, चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, तब भी आसान होगा, मर्जी आपकी है। आपको समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं। मान लो एक वेसल है, ये मैंने एक वेसल बनाया, ठीक है, कंटेनर टाइप, इसमें 50 लीटर पानी और 50 ही लीटर शुगर डाल दी मैंने। ग्राम मान लो, लीटर तो नहीं होगी, ग्राम मान लो। यानी कि ये वेसल आधा फिल है पानी से और आधा किससे? शुगर से। मिक्स करेंगे तो पानी और चीनी का एक शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ इसमें शुगर कितने परसेंट? आप बोलोगे सर 50%। और पानी कितने परसेंट? आप बोलोगे सर 50%। कुछ गलत थोड़ी बोला आपने, बिल्कुल सही है ना। मैं आपसे पूछूं यूनिट्स में बताओ, यूनिट्स में, तो आप बोलोगे सर 50% है यार, इसका मतलब 1/2। इसके लिए भी बोलोगे सर 50% है, यानी 1/2। मैंने बताया परसेंटेज में हमेशा आपको, यानी कि दो हिस्से है ना, दो में से एक हिस्सा शुगर का, इधर भी दो हिस्से में से एक हिस्सा पानी के। आप ऐसा मान सकते हो 50% इज इक्वल टू 1/2 ना। आइए एक और ऑप्शन ले रहा हूं, एग्जाम्पल, सॉरी, मैं बोलता हूं 30 ग्राम शुगर है और 30 ही ग्राम पानी है। तो बताओ परसेंटेज में शुगर कितना हुआ? अगेन 50%, और पानी भी 50%, क्योंकि हाफ हाफ है। क्लियर आउट हो गया। अब ये चीजें हम निकाल पा रहे हैं, क्यों निकाल पा रहे हैं? वैल्यूज आसान है। यहां कैसे निकाल पाओगे? सिंपली आपको रेशियो निकालनी है ना शुगर की, रेशियो ऑफ शुगर निकालनी है ना इन वाटर। किस तरह से निकलेगी? 30 को डिवाइड कर लो 180 से, यहां 40 को डिवाइड कर लो 280 से, यहां 20 को डिवाइड कर लो 100 से। अब एक बार देखना कट करके आंसर आता क्या है। ये 0 कैंसिल होगा, 3 6 18, यानी 1/6, 4 7 28, यानी 1/7, 25 100, यानी 1/5। रेशियो ये बन रही है। और अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते तो आपको देखनी है चीनी इस पानी में कितना प्रतिशत है, यानी 30/180 मल्टीप्लाइड बाय 100 होता, तो आप परसेंटेज में निकाल पाते। अब आप खुद सोचो, मुझे बताओ, ये है एक वेसल ए, ठीक है, ये है वेसल बी, ये है वेसल सी। ए में 1/6, बी में 1/7, सी में 1/5, यानी कि 6 हिस्सों में, अगर मैं ये वेसल ए की बात करूं, वेसल ए में 6 हिस्से किसके हैं? पानी के, और एक हिस्सा किसका है? शुगर का, क्योंकि ऊपर वाली चीज किसकी थी? शुगर। नीचे वाला कौन है? पानी। यहां 7 हिस्से किसके हैं? पानी के, शुगर एक ही हिस्सा है। यहां 5 हिस्से किसके हैं? पानी के, शुगर एक ही हिस्सा है। तो खुद सोचो इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू वो होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। क्या ये पॉइंट समझ रहे हो? वो 1/5 है। यानी कि जो सी है, सी, वेसल सी सबसे मीठा होगा इन कंपैरिजन टू वेसल ए। फिर आएगा वेसल कौन सा? वेसल बी। क्या ये समझ रहे हो आप? सबसे मीठा कौन सा होगा? 1/5, फिर 1/6, फिर 1/7, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वैल्यू आता है ना, डिवाइड करके आंसर उतना ही छोटा आएगा। ये पता ना आप सभी को। चलो, पूछा क्या इसने? वेसल बी जो है, वेसल बी, क्या वो स्वीटर है सी से? नहीं नहीं, बी स्वीटर थोड़ी है, वो कम स्वीटर है, वो मीठा थोड़ी है। सी मीठा है ज्यादा, बी थोड़ी मीठा है, वो स्वीटर थोड़ी हुआ। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्या वो स्वीटर है ए से? यार बी ए से भी स्वीटर नहीं है, ए बी से स्वीटर है, बी तो नहीं ए से स्वीटर, ये भी गलत। क्या वो उतना ही स्वीट है, उतना ही मीठा है जितना सी है? ना, ये भी गलत। क्या वो कम मीठा है सी से? हाँ, ये सही है।
बी जो है 1/7 वो कम मीठा है किससे, सी से, 1/5 से। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। आप नोट करिए। वो विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, वीडियो जो है वो हो चुकी है 40 मिनट्स की, बड़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। और अगर मैं अगला क्वेश्चन, ये 2 सवाल मैंने लिख के रखे हुए हैं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बट अगर मैं ये समझाने बैठ गया ना आपको इस वीडियो में, तो आप बच्चे लोग ये वीडियो देखोगे नहीं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी लंबी। तो मैं एक काम करता हूँ, इन 2 क्वेश्चंस को ना मैं अगली वीडियो में लेकर आ जाता हूँ आपके लिए, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में मैं ये 2 सवाल लेकर आऊंगा आपके लिए, ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख पाओ। तो 2 वीडियोस भी हो जाएंगी आप सबके लिए, ठीक है। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, इनका नंबरिंग जो है वो 1 और 2 कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन 1, ये आ गया क्वेश्चन 2। वी विल सॉल्व दीस 2 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह फॉलो कर सकते हो। और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सवाल को किस तरह के लगे। ये 6 सवालों ने हमारे दिमाग को किसी हद तक खोलने की कोशिश की है। और देखो, these questions are not from percentage, ratio, average, not from basic mathematics, basic numeracy, but these questions can also be asked in any type of examination, be it ये JKPSI और any other examination। तो पूछा जा सकता है, पूछे गए हैं, तो क्यों नहीं आगे पूछा जा सकता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। हाँ जी, आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ना।